दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 अगस्त 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लग रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार का शिक्षा विभाग अपने कारनामे को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में है। जहां सरकार के आदेश का पालन करना एक शिक्षक को महंगा पड़ गया और सरकार ने उसे निलंबित कर दिया है। दरअसल मामला कटिहार जिले से जुड़ा हुआ है, जहां के स्कूल के प्रभारी प्रधान अध्यापक मोहम्मद तमीजुद्दीन का कटिहार बाजार में माथे पर मिड डे मील का खाली बोरा बेचते वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल हुए 48 घंटे भी नहीं हुए थे कि सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है। आरोप यह लगा कि मोहम्मद तमीजुद्दीन ने सरकार की छवि खराब की है, जिसके बाद रात में पंचायत सचिव ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है। जी निलंबन की कार्रवाई के बाद यह खबर शिक्षकों के बीच आग की तरफ फैल गई और शिक्षकों ने सवाल उठा दिया है कि आखिर बिना स्पष्टीकरण के कैसे निलंबित किया गया। अब हैरानी इस बात से होती है कि जब शिक्षा विभाग ने खुद ही स्कूलों को आदेश दिया था कि मिड डे मील के खाली पड़े बोरे को 10 रुपए पीस बेचकर सरकार के मद में शिक्षकों को राशि जमा करवानी है, तो फिर मोहम्मद तमीजुद्दीन ने क्या गलत किया? वही किया जो सरकार आदेश दिया। अब सरकार की इस कार्रवाई से शिक्षक संघ नाराज है और इसे तालिबानी फरमान बताते हुए आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली है। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के समापन के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का दर्द छलका है। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट में पोस्ट लिखकर बिहार का ओलंपिक में प्रतिनिधित्व नहीं होने पर निराशा जाहिर की है। उन्होंने पूर्व खिलाड़ी होने के नाते अब तक बिहार सरकार को खेल कूद में प्रोत्साहन देने के लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं करने पर कोसा भी है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बिहार में अब तक खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए बस खानापूर्ति ही की गई है। जहां बिहार में खेल यूनिवर्सिटी, खेल कूद से जुड़े विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना, प्रशिक्षण सुविधाओं और सरकार की ओर से किसी भी रूप में प्रोत्साहन या फिर सकारात्मक पहल नहीं होने की वजह से ही यहाँ के बच्चे अपने अंदर के हुनर को सही ढंग से नहीं निखार पाते हैं। उनके अभिभावक भी समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण उन्हें प्रोत्साहित नहीं कर पाते हैं। जिन बिहारी मूल के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है, वह उन्होंने दूसरे राज्यों से ट्रेनिंग लेकर वहां का प्रतिनिधित्व करके ही पाई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी भी प्रदेश में खेलों और अच्छे खिलाड़ियों के होने या फिर नहीं होने की जिम्मेदारी राजनीति और सरकार का ही अंग है। ये बिहार के सभी राजनेताओं और नौकरशाहों के लिए एक विचार करने का विषय है। जहां उन्होंने निराशा जाहिर करते हुए लिखा है कि बिहार में ना तो कभी जमीनी स्तर पर काम करते हुए प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया गया और न ही खेल कूद को प्रोत्साहन देने के लिए उचित धनराशि आवंटित की गई और न ही प्रतिभा निखारने के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण किया गया, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में टैलेंट होने के बाद भी उन्हें अपना हुनर दिखाने का मौका नहीं मिल पाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जेडीयू के चुनाव लड़ने की बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी राय साफ कर दी है। जहां उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में यदि उनका एनडीए से अलायंस नहीं होता है, यानी कि गठबंधन नहीं होता है, तो फिर उनकी पार्टी इसे अलग से लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी की नेशनल एक्जीक्यूटिव मीटिंग में भी ये बात सामने आई थी। इस पर कह दिया गया है कि आप लोग इस पर बैठक करके निर्णय लीजिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि पार्टी के लोग इस बात को देख रहे हैं। दोस्तों पटना का रहने वाला 10 माह का अयांश दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है। केडीबी लाइव के माध्यम से आपको पहले भी बताया गया है, ऐसा नहीं है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसके इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए की जरूरत है। जी हाँ, 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की जरूरत है, जिसके लिए लोगों की ओर से लगातार मदद की जा रही है। जी हाँ, उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अयांश की मदद राज्य सरकार की ओर से करने से साफ इनकार कर दिया है। जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि सरकार का ऐसा कोई भी स्कीम नहीं है जिससे अयांश को इलाज के लिए इतनी बड़ी राशि दी जाए। हालांकि उन्होंने कहा है कि सब लोग मदद कर रहे हैं, हम लोग भी मदद करेंगे, लेकिन स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से इतनी बड़ी राशि नहीं दी जा सकती है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 9 करोड़ 75 लाख लाभार्थी किसानों के खाते में 19,509 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिया है। इस योजना की ये 9वीं किस्त है। इस स्कीम के तहत सरकार की तरफ से प्रत्येक साल किसानों के खाते में 2,000 रुपए की 3 किस्त
ट्रांसफर की जाती है। पैसे को खाते में ट्रांसफर करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि यह समय है भारत की कृषि को एक ऐसी जो नई चुनौतियों का सामना कर सके और नए अवतारों का लाभ उठा सके। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मौके पर कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 1,37,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। दोस्तों, उत्पाद विभाग की टीम ने किशनगंज बहादुरगंज पथ में स्थित मस्तान चौक और सिंधिया चौक के पास 2 अलग अलग कार्रवाई करके तस्करी करके ले जा रहे 1450 विदेशी लीटर शराब को जब्त किया है। यह शनिवार अहले सुबह की गई कार्रवाई के दौरान 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। जब्त शराब 2 अलग अलग पिकअप वैन में लादकर दलकोला से किशनगंज के रास्ते वैशाली ले जाया जा रहा था। तस्करों ने उत्पाद विभाग और पुलिस को चकमा देने के लिए शराब की खेप को कटहल के नीचे छिपा दिया था, लेकिन उत्पाद विभाग की पैनी नजर से बच ना सका। उत्पाद अधीक्षक सत्तार अंसारी ने बताया है कि कार्रवाई के दौरान कुल 5508 बोतल शराब जब्त किया गया है। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि लोग प्लास्टिक के झंडे का उपयोग न करें, क्योंकि इस तरीके की सामग्री से बने तिरंगे का उचित निपटान सुनिश्चित करना एक व्यावहारिक समस्या है। जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज देश के लोगों की आशाओं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए हमेशा इसका सम्मान होनी चाहिए। यह पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज के लिए सबके मन में स्नेह सम्मान और वफादारी है, फिर भी राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों और परंपराओं के संबंध में लोगों के साथ साथ सरकार के संगठनों एजेंसियों के बीच जागरूकता की एक स्पष्ट कमी देखी जाती है। दोस्तों, आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है। लाख प्रयास के बावजूद भी राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बीच संबंध सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को एक बार फिर से भरी सभा में जलील कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हिटलर की तरह बोलते हैं, लेकिन समझ लेना चाहिए कि कुर्सी किसी की बपौती नहीं होती है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने छात्र राजद की बैठक बुलाई थी। यह बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई। भरी सभा में तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हमारी पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो उसमें सिस्टम बनाया जा रहा है। जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद जी हैं, वे भी पूरा सिस्टम बना रहे हैं, हिटलर की तरह बोलेंगे सब जगह जाकर के। तेज प्रताप यादव यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पहले जब वे पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आते थे और अब आते हैं तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। पहले पार्टी कार्यालय का गेट खुला रहता था जब मेरे पिताजी यहां रहते थे, तब जब हमारे पिताजी को विरोधी लोग फंसाकर जेल भेज दिया तो तब से लोग कुछ अपनी मनमानी करना शुरू कर दिए हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि किसी की भी मनमानी नहीं चलने देंगे। कुर्सी किसी की बपौती नहीं है, कुर्सी किसी का नहीं रहा। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव पहले भी जगदानंद सिंह को बेइज्जत करते रहे हैं, जलील करते रहे हैं। दोस्तों, बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में क्लर्क, इंजीनियर समेत 21,000 पदों पर बहाली होने जा रही है। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। खबर के अनुसार ग्रामीण कार्य विभाग में 21,000 पदों पर नियुक्ति होगी। विभाग को 2 महीने में करीब 1,000 इंजीनियर मिल जाएगा। इसमें जूनियर और असिस्टेंट इंजीनियर शामिल है। वहीं क्लर्क समेत अन्य पदों पर बहाली भी की जाएगी। स्टोर कीपर, लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती को लेकर बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसके बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर आप बिहार ग्रामीण कार्य विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो फिर आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नजर बनाए रखें, क्योंकि इन पदों पर भर्ती को लेकर जल्द ही नोटिस प्रकाशित होगा। दोस्तों, कोरोना काल में भी बिहार की जेल हाउसफुल बनी हुई रही। बिहार में कुल 59 जेलें हैं, जिनमें से 46,669 कैदियों को रखने की क्षमता है। गृह विभाग की रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल बिहार में 61,362 कैदी जेलों में बंद हैं। इसमें 59,084 पुरुष और 2,278 महिलाएं कैदी है। पिछले माह बिहार सरकार ने जेलों में बंद सजा याफ्ता कैदियों को रिहा करने का निर्देश दिया था, जिससे उम्मीद थी कि कैदियों की संख्या कुछ कम होगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। 30 जून तक जेलों में कुल 60,744 कैदी थे, जो 618 बढ़कर एक माह में 61,362 हो गए हैं। जेलों में भीड़ कम करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार को निर्देश दिया था। इसमें कहा गया था कि कोरोना काल में छोटे मोटे मामलों के आरोपी को जेल भेजने से बचा जाए और मामूली मामले में जेल में बंद आरोपी को जमानत पर बहाल कर दिया जाए। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान भी जेलों में कैदियों की संख्या में इजाफा होता रहा। अप्रैल माह में बिहार की जेलों में कुल 56,424 कैदी थे, जो लॉकडाउन वाले माह में बढ़कर 62,365 हो गए। इस दौरान 6,000 से अधिक कैदियों की संख्या बढ़ी। हालांकि अगले ही माह करीब 2,000 कैदियों की संख्या कम हुई।
दोस्तों, बिहार पृथ्वी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजकीय अतिथिशाला में पौधा लगाकर एवं वन पर्यावरण विभाग की ओर से आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। पौधारोपण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में हरियाली की कमी को देखते हुए जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई थी। उस समय की स्थिति को देखते हुए 24 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य तय किया गया था, जिसमें अब तक 22 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। नीतीश कुमार ने बताया कि 2020 के मानसून के मौसम में बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को एक दिन में 2 करोड़ 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया था। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों, परिवारों तथा संस्थानों को शामिल किया गया था। सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि बिहार में पिछले साल 2 करोड़ 51 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य को तो प्राप्त कर ही लिया गया है, साथ ही पिछले साल 3 करोड़ 47 लाख पौधरोपण किए गए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में हरित आवरण बनाने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। इस कार्यक्रम को गति देने के उद्देश्य से साल 2012 में हरियाली मिशन की स्थापना करके इसके तहत पिछले साल तक 22 करोड़ पौधे लगाए गए। 26 अक्टूबर 2019 से जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। दोस्तों, बिहार के सहरसा जिले के कोलमा निवासी डॉक्टर आशीष कुमार सिंह का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित किया गया है। डॉक्टर आशीष कुमार सिंह सहरसा जिले के रहने वाले हैं। डॉक्टर आशीष को यह सम्मान उन्हें रोबोटिक विधि से कूल्हे और घुटने का प्रत्यारोपण के लिए मिलेगा। उन्होंने एक दिन में 7 मरीजों का प्रत्यारोपण किया है। उनके माता पिता भी प्रसिद्ध अस्थितालय चिकित्सा है। चिकित्सा जगह की यह उनकी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अभी तक यह रिकॉर्ड मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम के चिकित्सक के नाम है। उन्होंने एक दिन में 3 प्रत्यारोपण किया था। डॉक्टर आशीष ने कहा कि यह देश में दूसरा मेडिकल रोबोट है। यह दुनिया का सबसे आधुनिकतम और नवीनतम तकनीक है। अन्य देशों में इसका प्रयोग पिछले 10 सालों से हो रहा है। अब हमारे देश में इसका खूब इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब तबके के लोगों के लिए घुटना और कुल्हा बदलना आसान हो जाएगा। कम खर्च से प्रत्यारोपण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विदेशों में हासिल की गई सभी सुविधाएं यहाँ के लोगों को उपलब्ध कराना उनके पिताजी का संकल्प है, इसलिए उनके संकल्प को भी वे पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, पंचायत आम चुनाव को लेकर बिहार में आदर्श मतदान केंद्र की स्थापना सभी जिलों में की जाएगी। इन आदर्श मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रेरित किया जाएगा। आदर्श मतदान केंद्रों पर आकर्षक सजावट की जाएगी। महिला और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष रूप से सुविधा दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिला अधिकारी को अपने अपने जिलों में आदर्श मतदान केंद्र की स्थापना करने का निर्देश दिया है। आयोग ने इसके लिए सभी जिलों को आदर्श मतदान केंद्र स्थल को पहले से ही चिन्हित करने को कहा है, ताकि वहां सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। आयोग सूत्रों के अनुसार आदर्श मतदान केंद्र पर तैनात होने वाले मतदान कर्मियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वहां आने वाले सभी मतदाता मतदान के लिए नए अनुभव को अपने साथ ले जा सके। यानी कि अगर आप अपने क्षेत्र में मतदान करने के लिए जाएंगे तो फिर आपको कुछ अलग ही महसूस होगा, अलग ही एहसास होगा, अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के घर में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उनके दोनों बेटों के बीच की लड़ाई अब सड़क पर दिखने लगी है। पटना की सड़कों पर इन दिनों जमकर पोस्टर वार चल रहा है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के पोस्टर से छोटे भाई तेजस्वी यादव की तस्वीर क्या गायब हुई, इससे तेजस्वी समर्थक तिल मिला गए। भर के तेजस्वी समर्थकों ने तेज प्रताप के पोस्टर पर ही कातिल पोत दी। इतना ही नहीं, उस पोस्टर को हटाकर नया पोस्टर चिपका दिया गया। तेजस्वी समर्थकों द्वारा लगाए गए नए पोस्टर से अब उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ही गायब है। नए पोस्टर में सिर्फ लालू राबड़ी और तेजस्वी ही नजर आ रहे हैं। खुद को कृष्णा और तेजस्वी को अर्जुन कहने वाले तेज प्रताप यादव का घर इन दिनों किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं लग रहा है। दोनों भाइयों के बीच जमकर पोस्टर वार चल रहा है। दोनों के पोस्टर्स देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि लालू के बेटों में जमकर तकरार चल रही है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल फिर से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आम लोगों की शिकायत सुनी। जनता दरबार में एक ऐसा मामला सामने आया कि मुख्यमंत्री भी चौंक गए। दरअसल शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली की शिकायत को लेकर पहुंचे एक फरियादी ने सीएम के सामने वह सब कुछ बोल दिया जो अधिकारी मुख्यमंत्री को लेकर बोलते हैं। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली में हो रही देरी की शिकायत को लेकर एक शख्स सीएम के सामने पहुंचा और उसने कहा कि सार्वजनिक जिला स्वास्थ्य
उपदेशक की बहाली मिडिल स्कूल में 6 क्लास से लेकर 8वीं क्लास में होने वाली है, लेकिन ये प्रक्रिया प्रबंध समिति से कंप्लीट होने के बावजूद भी आज तक पूरी नहीं हुई है। सीएम नीतीश कुमार के सामने बैठे फरियादी ने कहा है कि विभाग के अधिकारी कहते हैं कि इनके जिम्मेदार आप मुख्यमंत्री हैं। जब भी पूछते हैं तो कहता है कि कैबिनेट में होगा और फिर कहता है कि मुख्यमंत्री ही नहीं चाहता है तो फिर हम क्या करें। ऐसी बात प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी बोलते हैं, कहते हैं कि नीतीश कुमार ही नहीं चाहता है तो हम क्या करें। फरियादी कह रहा है कि शिक्षा विभाग में जाते हैं तो सब आपके यानी कि मुख्यमंत्री के बारे में बोलते हैं। दोस्तों, आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव 10 महीने के आयांश की जान बचाने के लिए आगे आए हैं। तेज प्रताप यादव ने आयांश के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आप तमाम देशवासियों से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बिहार का बेटा आयांश को जितना संभव हो सके उतना सहायता राशि प्रदान करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि तस्वीरों के माध्यम से आयांश का बैंक डिटेल्स आप सबों के साथ साझा कर रहा हूं, आप सब लोग आयांश को मदद करें। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा है कि आयांश को मदद के लिए वैक्सीन की जरूरत है। सरकार लेट क्यों कर रही है, आयांश को 16 करोड़ रुपए की वैक्सीन दिलाएं। आपको बता दें कि 2 महीने के अंदर बच्चों को ये इंजेक्शन लगाना जरूरी है, लिहाजा आयांश के पिता आलोक कुमार सिंह लोगों से मदद की अपील कर रहे हैं। आप क्राउड फंडिंग के जरिए इस बच्चे को जिंदगी दे सकते हैं। इसके लिए आयांश के पिता अपना अकाउंट नंबर भी दे रहे हैं, साथ ही गूगल और पेटीएम नंबर भी दे रहे हैं ताकि फंड इकट्ठा किया जा सके। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर वाले इलाके में 8 अगस्त 2021 को कथित तौर पर भड़काऊ नारेबाजी हुई। वहां औपनिवेशिक युग के कानूनों के खिलाफ एक प्रोटेस्ट के दौरान मुस्लिम विरोधी नारे लगाए गए। नारेबाजी से जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें कुछ लोग मुसलमानों को नुकसान पहुंचाए जाने से जुड़ी धमकियां वाले नारे लगा रहे थे। यह रैली भारत जोड़ो अभियान के बैनर तले सुप्रीम कोर्ट के वकील और दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय के आह्वान पर बुलाई गई थी, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। भड़काऊ भाषण देने के मामले में दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस थाने में मामला दर्ज किया है। यह जंतर मंतर पर रविवार को कुछ लोगों ने जमा होकर एक धर्म के खिलाफ यानी कि मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की थी, भड़काऊ बयान भी दिए थे। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। पुलिस का कहना है कि इसे अश्विनी उपाध्याय ने आयोजित किया था। इस संबंध में एफआईआर दर्ज करके जांच की जा रही है। दूसरी ओर अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि उनका कार्यक्रम यूनाइटेड भारत को लेकर था। जिन लोगों ने धर्म विरोधी नारे लगाए उनसे उनका या फिर उनके संगठन का कोई लेना देना नहीं है, जबकि वह खुद वहां पर मौजूद था और वो भी नारे लगा रहे थे। दोस्तों, बिहार के अररिया में सोमवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। यह घटना नगर थाना क्षेत्र के बालू चौक पेट्रोल पंप के पास की है, जहां ऑटो और ट्रक में आमने सामने की टक्कर हो गई। यह टक्कर इतनी जोरदार तेज थी कि ऑटो में सवार 4 यात्रियों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। कुल 5 लोगों की इस घटना में जान चली गई है। वहीं 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज पूर्णिया में चल रहा है। दोस्तों, मानसून के असर से बिहार में लगातार बारिश का सिलसिला जून के पहले हफ्ते से ही जारी है। जहां फिलहाल मानसून की ट्रफ लाइन तो बिहार के बगल से गुजर रही है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती परिसंरक्षण का क्षेत्र बना होने का असर बिहार में भी दिख रहा है। इसके प्रभाव से 48 घंटे में बिहार के कई स्थानों पर बारिश तो कुछ जगहों पर वज्रपात तथा मेघ गर्जन की संभावना है। जहां पटना के मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पटना, नवादा, कैमूर, गया, रोहतास आदि जिलों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में भी स्थानीय कारणों से 1-2 जगह पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। जहां पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, औरंगाबाद और गया जिले के कुछ इलाकों में बारिश और मेघ गर्जन का तत्कालीन अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मानसून की सक्रियता से नदी वाले स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात के आसार अधिक होते हैं। यह बीते 24 घंटे के दौरान बिहार के अलग अलग हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। यह राजधानी पटना शहर के अलावा विभिन्न जगहों पर हल्के से मध्यम बारिश हुई। यह बिहार के पूर्वी हिस्से में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन करने वाले नीरज चोपड़ा की दीवानगी देश के सिर चढ़कर बोल रही है। अब गुजरात में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक पेट्रोल पंप ने ऐलान किया है कि जिस भी शख्स का नाम नीरज है उसे फ्री में 501 रुपए की पेट्रोल दी जाएगी। यह दक्षिणी गुजरात के भरूच जिले के नेत्रंग में स्थित एक पेट्रोल पंप ने एक घोषणा की है। एक बोर्ड पर इस ऑफर को लिखकर पेट्रोल पंप पर लगा दिया गया है। इस पेट्रोल पंप के मालिक अयूब पठान ने रविवार को बोर्ड लगाया है। ये ऑफर केवल कल यानी कि सोमवार के लिए था। यह टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में उसे 501 रुपए की पेट्रोल फ्री दी जाएगी। इसके लिए ग्राहकों को अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा।
दोस्तों 15 अगस्त से पहले सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने लाल किला के फ्रंट साइड पर पहली बार बड़े बड़े कंटेनर लगाए हैं। कंटेनर लगा देने के बाद सामने से लाल किला का व्यू नहीं दिखेगा। साथ ही सुरक्षा के अलावा इन कंटेनर्स पर 15 अगस्त से पहले पेंटिंग और सीनरी लगा दी जाएगी। 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही अलर्ट जारी कर रखा है। इस अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए पहली बार इतने बड़े बड़े कंटेनर लाल किले के फ्रंट साइड पर लगाए हैं, यानी कि आगे लगाए हैं। दोस्तों लखनऊ कृष्णनगर के नहर चौराहे पर उबर कैब चालक सआदत अली सिद्दीकी की पिटाई और लूट के मुकदमे में आरोपी प्रियदर्शनी से रविवार को पुलिस ने करीब 2 घंटे पूछताछ की। इस दौरान घटना को लेकर उससे कई सवाल भी किए गए। पूछताछ में प्रियदर्शनी ने न सिर्फ अपनी गलती स्वीकारी है बल्कि चालक की पिटाई करने पर पछतावा होने की भी बात कही है। आपको बता दें कि वजीरगंज में जगत नारायण रोड निवासी उबर कैब चालक सआदत अली सिद्दीकी को शुक्रवार रात कृष्णनगर में अवध हॉस्पिटल चौराहे पर केसरी खेरा कॉलोनी में रहने वाली प्रियदर्शनी नारायण ने जमकर पीटा था। सआदत अली और उसके 2 भाइयों को ही रात भर हवालात में बंद रखने, शांति भंग की धारा में चालान करने और कैब छोड़ने के एवज में 10,000 रुपए वसूलने पर कृष्णनगर पुलिस की खूब फजीयत हुई थी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज एनवी रमन्ना ने पुलिस थानों को मानव अधिकारों के लिए सबसे खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि हमें लोगों को यह विश्वास दिलाने की जरूरत है कि हम आपके लिए हैं। यह मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि कमजोर आबादी लंबे समय से न्याय प्रणाली से बाहर रही है। यह भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना ने हिरासत में प्रताड़ना पर चिंता व्यक्त करते हुए एक समारोह में कहा है कि मानव अधिकारों और शारीरिक अखंडता के लिए सबसे ज्यादा खतरा पुलिस थानों में ही होता है। यह न्यायाधीश ने मानव अधिकारों और किसी भी व्यक्ति की गरिमा को पवित्र बताते हुए कहा है कि हिरासत में यातना और अन्य तरीके से अत्याचार ऐसी समस्या हैं जो अभी भी हमारे समाज में व्याप्त है। यह मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार विशेष अधिकार प्राप्त लोगों को भी 3rd डिग्री से नहीं बख्शा जाता है। हालांकि इस मामले में उन्होंने किसी भी घटना का जिक्र नहीं किया है। दोस्तों देश में बिहार उन राज्यों में आता है जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। जहां उत्तरी बिहार के लगभग 5 करोड़ आबादी हर साल बाढ़ से परेशान रहती है। जहां बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ का सबसे बड़ा कारण है नेपाल, क्योंकि जब नेपाल में जलस्तर बढ़ता है और वहां से पानी छोड़ा जाता है तो वह उत्तरी बिहार के इलाकों में कोहराम मचा देता है। जहां ये समस्या केवल बिहार की ही नहीं है बल्कि नेपाल के तराई इलाके और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भी इससे काफी प्रभावित रहते हैं। इसलिए दोनों देशों को समझना होगा कि अगर इस समस्या से निपटारा पाना है तो नेपाल और भारत को एक साथ मिलकर एक कारगर प्लान पर काम करना होगा। दरअसल बिहार में आने वाले बाढ़ से दोनों देशों में हजारों नेता, अधिकारी और दलालों की मौज कायम है। नेपाल को दोष देने से पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम बिहार वासियों को झांकना चाहिए। अगर नेपाल एक समृद्ध देश होता तो पानी का उपयोग खुद करता और हमें डिमांड के अनुरूप पानी देता ही नहीं। उस समय हम ये कहते हैं कि नेपाल हमारा पानी रोक रहा है। आज जब मुफ्त का पानी मिल रहा है तो हम नदियों को जोड़कर पावर प्लांट बनाकर, नहर बनाकर उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। बिहार का नाम उन राज्यों में शुमार होता है जो बाढ़ के संभावित खतरे से सबसे ज्यादा प्रभावित रहते हैं, जिसकी वजह से बिहार की कुल आबादी का 76% भाग बाढ़ से प्रभावित रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण है नेपाल से कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, महानंदा, अधवारा जैसी नदियों का पानी नेपाल द्वारा छोड़ा जाना। जब बाढ़ प्रबंधक सुधार सहायता केंद्र का मानना है कि पिछले 30 सालों के दौरान उत्तरी बिहार के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा बाढ़ दर्ज की गई है। साल 1978, 1987, 1998, 2004, 2007 और 2017 में बिहार सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित रहा। 2004 की बाढ़ में तो बिहार के लगभग 800 लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। बिहार के मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, कटिहार, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी और बेगूसराय जैसे जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित रहते हैं। 1950 के दशक में तटबंध के लिए भारत और नेपाल के बीच प्रयास किए गए थे। अब इस समस्या से बचने के लिए क्या उपाय है? तो भारत और नेपाल को इस मुद्दे पर साझा प्रयास करना होगा, यानी कि साथ में लगना होगा। 1950 के दशक में तटबंध के लिए भारत और नेपाल के बीच प्रयास किए गए थे। जनवरी 1955 में कोसी के तटबंध पर काम भी शुरू हुआ था, जिसमें रिटायर्ड नेपाली सैनिकों का एक समूह अपनी इच्छा से भारतीय स्वयंसेवकों के साथ काम करने के लिए आया था। हालांकि बाद में इस प्रयास को दोनों देशों की सरकारों ने उतना तवज्जो नहीं दिया जितना कि दिया जाना चाहिए था। यही कारण रहा कि यह प्रयास
विकास भी ठंडे बस्ते में चला गया। भारत नेपाल जल विद्युत उत्पादन के लिए और जल संसाधनों के उपयोग के लिए भले ही एक साथ कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, लेकिन उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई इलाकों के लोगों के लिए जो बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, दोनों देशों की सरकारों ने अभी तक एक साथ मिलकर कोई प्रयास ही नहीं किया है। हालांकि 1954 में कोसी संधि पर हस्ताक्षर जरूर हुए थे, जिसमें नेपाल में तटबंधों की स्थापना और रखरखाव पर काम किया जाना था। हालांकि जमीन पर इस संधि का भी कुछ नहीं हो सका और नेपाल की तराई का इलाका और उत्तरी बिहार का इलाका हर साल बाढ़ के कहर को झेलने को मजबूर है। जहां उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई इलाकों में आने वाली बाढ़ पर नियंत्रण के लिए 1937 में, यानी कि जब ब्रिटिश हुकूमत थी, तब से ही विचार किया जा रहा है। जिसके बाद नेपाल के बाहरा क्षेत्र में बाढ़ के पानी को नियंत्रण करने के लिए एक बांध बनाने की भी योजना बनाई गई थी, लेकिन यह बांध तब बना जब 1953 में कोसी नदी में विनाशकारी बाढ़ आई। जहां उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया और भविष्य में कोसी नदी के लिए एक दूरदर्शी योजना बनाने की घोषणा भी की थी। हालांकि इस घोषणा के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए और ये आपदा साल दर साल ऐसे ही उत्तरी बिहार के लोगों को प्रभावित करती रही। जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 से 2010 तक इस बाढ़ की समस्या से पार पाने के लिए आपदा प्रबंधन का एक ढांचा तैयार किया था। डिटेंशन बेसिनों का निर्माण और तटबंधों के सुधारों के लिए बुनियादी ढांचे के विचार पर ध्यान दिया था। यही नहीं, नीतीश कुमार ने बाढ़ के पूर्वानुमान और उसके बाद बाढ़ से प्रभावित होने वाले इलाकों में चेतावनी जारी करना, बाढ़ सीमा और वित्तीय मुआवजे जैसे कई उपाय अपनाए। लेकिन इन उपायों से बाढ़ से प्रभावित जनता को कितना लाभ मिलता है, उसका सही आकलन करना तो मुश्किल है। हालांकि यह जरूर कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के किए गए इन तमाम प्रयासों से हर साल बिहार में आने वाली बाढ़ की समस्या को आज तक नहीं रोका जा सका। दोस्तों, 23 जुलाई को शुरू हुए टोक्यो ओलंपिक का रविवार को समापन हो गया है। जहां इस बार 7 पदक लेकर भारत टोक्यो ओलंपिक में 48वें स्थान पर रहा। जहां समापन समारोह में ब्रांज मेडल विजेता पहलवान बजरंग पूनिया ने तिरंगा थामकर भारतीय दल की अगुवाई की। खेलों के इस महाकुंभ में भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रांज मेडल पर अपना कब्जा जमाया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रविवार को भारतीय दल को सफल कार्यक्रम के लिए बधाई दी। टोक्यो ओलंपिक के समापन पर पीएम मोदी ने कहा कि खेलों में भारत की पदक जीत ने देश को गौरवान्वित किया है। जब पीएम मोदी ने अपने ट्विटर में लिखा है कि जैसे जैसे टोक्यो 2020 समाप्त हो रहा है, मैं भारतीय दल को खेलों में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने बेहतरीन कौशल, टीम वर्क और समर्पण का परिचय दिया है। जहां भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला हर एथलीट चैंपियन है। जहां वहीं अपने दूसरे ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा है कि भारत ने जो पदक जीते हैं उसने निश्चित रूप से हमारे देश को गौरवान्वित और प्रफुल्लित किया है। यह साथ ही यह समय जमीनी स्तर पर खेलों को और लोकप्रिय बनाने के लिए काम करते रहने का है, यह ताकि नई प्रतिभाएं उभरे और समय पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले। इसके अलावा पीएम मोदी ने ओलंपिक में सफल आयोजन के लिए जापान सरकार और वहां के लोगों की प्रशंसा करते हुए उनको धन्यवाद दिया। दोस्तों, जातिगत जनगणना और पिछड़े के मुद्दे पर सियासी घमासान के बीच बिहार से अच्छी खबर है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का सबसे ज्यादा फायदा पिछड़े वर्ग के गरीबों को ही मिल रहा है। नीतीश सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट से 58.32% पिछड़े वर्ग के बच्चे उच्च और तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं। जहां वैसे सामान्य वर्ग के बच्चे का भी रुझान कम नहीं है। इस वर्ग से 29% बच्चों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाया है, जबकि अनुसूचित जाति के 11.50% और अनुसूचित जनजाति के 1.30% बच्चों ने इस स्कीम का लाभ उठाया है। यह 2016 में लागू हुई इस योजना का फायदा करीब 1.5 लाख युवाओं ने उठाया है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में छात्र राजद के कार्यक्रम से पहले शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह छात्रों द्वारा लगाए गए पोस्टर में तेजस्वी यादव को स्थान न देने के बाद रविवार को हुए आयोजन में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष को तो हिटलर बताए ही साथ में इंटरनेट मीडिया पर भी खूब भड़के। यह पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बिहार में इंटरनेट मीडिया पर ही बैन लगा देना चाहिए, लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हसनपुर से राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद विधायक तेज प्रताप यादव ने कहा कि मेरी लोकप्रियता को देखकर ही नरेंद्र मोदी ने टिकटॉक बैन कर दिया है। इस दौरान चेतावनी देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि कुछ लोग मेरा मजाक बनाते हैं, समय आने पर उन्हें जवाब दिया जाएगा।
दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार में वाटर लेवल घट रहा है, यानी कि पीने का पानी का लेवल घट रहा है। जी हां, बिहार में घट रहे वाटर के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। जी हां, बिहार में केंद्र सरकार और एनजीटी के गाइडलाइंस के अनुसार ग्राउंड वाटर पॉलिसी बनेगी। सब कुछ ठीक रहा तो सभी प्रक्रिया पूरी करके राज्य में इसी साल इसे लागू किया जा सकता है। जी हां, इसका मकसद ग्राउंड वाटर का लेवल बरकरार रखकर उसमें बढ़ोतरी के उपायों पर काम करना है। जी हां, इस तरीके से पॉलिसी बनाने की तैयारी चल रही है। बिहार में बनाई जाने वाली ग्राउंड वाटर पॉलिसी में सिंचाई के लिए बोरिंग की मनाही नहीं होगी। वही कम पानी के इस्तेमाल से फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जनता दरबार शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद भाजपा द्वारा सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां भाजपा के मंत्री प्रदेश कार्यालय में बैठकर जनता की समस्या का निवारण करते हैं। इसी बीच सोमवार को कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बीजेपी मंत्री सम्राट चौधरी शब्दों की मर्यादा लांघ गए और लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। जहां रविवार को आयोजित छात्र राजद की बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने छात्र नेताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार के राज्य में इतने घोटाले हुए हैं कि यदि एक एक करके सभी को गिना जाए तो रात हो जाएगी। इस पर पलटवार करते हुए मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उनको गिनाना चाहिए था कि कितने घोटाले हुए हैं। इसके साथ ही उनको यह भी गिनना चाहिए था कि लालू प्रसाद यादव के राज्य में कितने घोटाले हुए थे। उनके पास यदि कोई सबूत है, कोई दस्तावेज है तो वे सामने लेकर आए। इसके पश्चात पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको तो बिहार की जनता और न्यायपालिका की तरफ से आधिकारिक तौर पर चारा चोर घोषित किया जा चुका है। यह तथ्य सभी के सामने है। जो व्यक्ति चारा खाकर प्रदेश में लूटने का प्रयास किया हो, उनके बेटे यदि ऐसा बयान देते हैं तो यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण में पटना जिले के लोग खूब आगे आ रहे हैं। यही वजह है कि शनिवार को जिले ने तीन रिकॉर्ड बना दिए थे। शनिवार को देश में सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाला जिला बना, तो दूसरी ओर किसी एक दिन में 1 लाख से अधिक टीका लगवाने वाले देश के 5 जिलों में पटना का स्थान चौथा हो गया है। इसके साथ साथ 7 प्रखंडों के नगर निकायों का 100% टीकाकरण करने वाला प्रदेश का पहला जिला बना है। आपको बता दूं कि पटना शहर के 95 और ग्रामीण क्षेत्र में 33% के साथ जिले में पात्र आबादी के 53% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को जिले में मेगा टीकाकरण अभियान चलाकर 1,36,560 लोगों को वैक्सीन दी गई थी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।